कैसे हो आप? आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि ये टॉपिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बार बार काम आएगा। आगे जाके हम जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उन सभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हमें यूज करना पड़ेगा। तो आइए हम इस टॉपिक को समझते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें एक टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। आइए देखते हैं उस टर्मिनोलॉजी को, स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखिएगा बच्चों, यहां पे सबसे पहले मैं आपके लिए बना रहा हूं एक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है बेटा? शेल्स अवेलेबल होते हैं। और इन शेल्स के अंदर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहां भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैंने अभी सिर्फ 3 ही शेल बनाई है बेटा। अगर मैं इनके नाम दूं तो क्या नाम होगा? सबसे बाहर की तरफ जो शेल होगी उसे आप किस नाम से जानते हैं? एनथ शेल से। यानी इस शेल को दूसरे शब्दों में बोलूं तो क्या बोला जाता है? आउटर मोस्ट शेल। ठीक है बेटा। इसके बाद जो अंदर की शेल होती है उससे जस्ट पहली वाली, उसे हम बोलते हैं n-1th शेल। और उससे अंदर की जो शेल होती है उसे बोलते हैं n-2th शेल। और अगर मैं 3 से ज्यादा शेल बनाता तो यहां पर भी और भी शेल्स अवेलेबल होती, तो उनको हम और रिड्यूस करते करते नेमिंग दे सकते थे। और अगर मैं बात करूं आउटर मोस्ट शेल से अंदर की जितनी भी शेल्स होंगी बेटा, इन सबको हम क्या नाम देंगे? एक कॉमन नेम दे रहे हैं, दैट इज इनर शेल्स। इनर शेल्स यानी आउटर मोस्ट शेल से जितनी भी अंदर की शेल्स हैं उन्हें क्या नाम दिया बेटा मैंने? इनर शेल। तो यानी इन सभी शेल्स के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब इनमें से मेरे को जो बात करनी है आपको समझाने के लिए, वो मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं और वो इलेक्ट्रॉन मेरा कहां पे अवेलेबल है? एनएच शेल में। ठीक है। आइए मैं उस इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट कलर से भी मार्क कर रहा हूं और मैं इसको एक नाम भी दे रहा हूं। आप जब भी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको ये नाम मिलेगा, या तो टारगेट इलेक्ट्रॉन से नाम मिलेगा या टेस्ट इलेक्ट्रॉन के नाम से नाम मिलेगा बेटा। तो हमें इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, ये हमें मालूम करना है। क्या पूरा का पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा होगा? क्योंकि न्यूक्लियस तो सभी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यानी ये इलेक्ट्रॉन भी क्या चाहता है? न्यूक्लियस के पास आना चाहता है। तो यानी यहां पे जो ये फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पर क्या एक ही फोर्स लग रहा होगा बेटा? नहीं। यानी यहां पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहे होंगे। तो जो दूसरा फोर्स है वो क्या लग रहा होगा? क्या अंदर के शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं? इनको भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही फील हो रहा होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस। पर क्या इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन, भले वो टारगेट इलेक्ट्रॉन हो, सेम शेल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स हो या अदर शेल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स हो, क्या उन सभी को एक फोर्स लग रहा होगा? कौन सा फोर्स? रिपल्शन फोर्स। क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। आप फिजिक्स में पढ़ के आए हैं। यानी यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन आपको इस टारगेट इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहा होगा? रिपल्शन दे रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन भी इस टारगेट इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन दे रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन भी इस टारगेट इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन दे रहा होगा। ये भी दे रहा होगा। और खुद के शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी रिपल्शन दे रहे होंगे। तो ये जितना भी रिपल्शन फोर्स एक टारगेट इलेक्ट्रॉन पे अगर बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो कि अभी मेरा आउटर मोस्ट शेल में अवेलेबल है, उस पे लगने वाला जो ये टोटल रिपल्सिव फोर्स है उसे ही तो हम क्या कह रहे हैं? शील्डिंग। यानी इस न्यूक्लियस को तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करना चाह रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा है। पर ये जितने भी इनर शेल के और सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, वो इस न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट
कंप्लीट पावर से नहीं होने दे रहे हैं। यानी ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या दे रहे हैं? शील्डिंग, रुकावट, बाधा दे रहे हैं। इसका मतलब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स और सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या देते हैं? स्क्रीनिंग देते हैं। अब देखिएगा, यानी यहां पे जो ये दूसरा फोर्स टारगेट इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है वो फोर्स कौन सा लग रहा है बेटा? फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। आइए अब इस टर्मिनोलॉजी को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है टर्मिनोलॉजी पे ध्यान से पढ़िएगा। द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the nucleus on the outermost shell electron is known as shielding। और दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो जितने भी ये जो पिंक कलर से मार्कआउट किए गए हैं टारगेट इलेक्ट्रॉन की तरफ, यानी ये सारे फोर्स क्या हैं? फोर्स ऑफ रिपल्शन है। यानी इन टोटल को क्या कह सकता हूं? टोटल रिपल्सिव फोर्स ही क्या कहलाती है बेटा? शील्डिंग कहलाती है। एक लास्ट में एक लाइन लिखी है, ध्यान से पढ़ना कि दिस इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्या लिखा हुआ है बेटा? ध्यान से देखना। दिस इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे तो लग नहीं सकता। आप खुद सोचिए, ये रहा न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस, और इसमें सिर्फ एक ही शेल है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए, इस न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट करने से कोई इसको रोकेगा? नहीं रोकेगा। यानी यहां पे पूरा पूरा जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? जेड के बराबर होगा। यहां पे जेड क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। और जेड EFF का मतलब क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें हैं जो शील्डिंग से रिलेटेड आपको जाननी है और समझनी बहुत जरूरी है। इन्हीं पे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्या शील्डिंग इनर शेल के इलेक्ट्रॉन या सेम शेल के इलेक्ट्रॉन से ही होती है? यस। क्या जिस जगह पे आपका टारगेट इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और जिस पे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने जा रहे हैं, क्या वही के अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स और सेम शेल के इलेक्ट्रॉन शील्डिंग देते हैं या उसके बाहर के इलेक्ट्रॉन भी उसको शील्डिंग देंगे? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सिर्फ इनर शेल और सेम शेल के आउटर इलेक्ट्रॉन। यानी ये अगर मेरा टारगेट इलेक्ट्रॉन है तो इससे इस तरफ जितने भी शेल अवेलेबल होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स इसको कोई भी शील्डिंग नहीं दे रहे होंगे। ठीक है बेटा। और जैसे जैसे ये आपका टारगेट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास जाता जाएगा, अगर ये न्यूक्लियस है तो अगर ये न्यूक्लियस के जितना पास जाता जाएगा यानी डिस्टेंस कम होती जाएगी, वैसे वैसे शील्डिंग ज्यादा मिलती जाएगी। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी टर्मिनोलॉजी है। ये तो आप इसको देख चुके हैं अभी, पर फिर से एक बार और देखेंगे। ये आपका न्यूक्लियस था बेटा। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या थी? शेल्स अवेलेबल थे। और इन शेल्स के अंदर बेटा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। ये मेरा इलेक्ट्रॉन क्या है? टारगेट इलेक्ट्रॉन है। ये मैं आपको अभी बता चुका हूं। और ये टारगेट इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ क्या फील कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट क्या अदर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल अवेलेबल है। तो यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको क्या दे रहे होंगे? शील्डिंग दे रहे होंगे, यानी इसको रिपल्शन दे रहे होंगे। तो यानी होना क्या चाहिए था बच्चे? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड होना चाहिए था, पर जबकि ऐसा नहीं हो सका बिकॉज ऑफ इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो जेड इफेक्टिव क्या निकल कर आया? जेड माइनस सिग्मा, जैसा कि यहां पे हमने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन क्या हुई? ये एक तरीके का नेट अट्रैक्शन फोर्स है। किस किस के बीच में? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। यहां आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन के बारे में यानी बात कर रहे हैं तो वो कौन सा है? टारगेट इलेक्ट्रॉन।
या दूसरे शब्दों में कहें कि जो स्क्रीनिंग की इफेक्ट की वजह से टारगेट इलेक्ट्रॉन पे जो एक्चुअल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंचना चाहिए था वो कैसा हो गया, कम हो गया, लेस हो गया। क्या लिखा हुआ है बेटा, लेस हो गया। उसे ही क्या कहा गया, जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आइए अब कुछ बातें हैं बेटा। इसमें एक रूल दिया था स्लैटर्स ने, एक रूल दिया था बेटा स्लैटर्स ने। स्लैटर्स एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक रूल दिया कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। यानी हमें क्या निकालना होता है, यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीनिंग निकालनी होती है और स्क्रीनिंग के बाद हम क्या निकालते हैं, जेड इफेक्टिव। और इनके जो मेन रिजल्ट्स हैं ये हमारे लिए बहुत काम के हैं, पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आएंगे। आइए सबसे पहले कुछ बातें सीखते हैं, इसमें केस स्टडी आएंगी। सबसे पहला केस बनता है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला केस क्या बनता है बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन का बनता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो शेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या अवेलेबल है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी यहां पे कोई स्क्रीनिंग देने वाला नहीं है। किसको स्क्रीनिंग देने वाला नहीं है, न्यूक्लियस को। किसको स्क्रीनिंग देने वाला नहीं है, सॉरी, टारगेट इलेक्ट्रॉन को। यानी टारगेट इलेक्ट्रॉन को कोई भी स्क्रीनिंग नहीं मिलेगी बेटा। तो यहां पे सिग्मा क्या हो जाएगा, 0। और हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या है, जेड माइनस सिग्मा। जहां पे सिग्मा की वैल्यू 0 रखने पे हमें क्या मिला, जेड इफेक्टिव बराबर जेड। आइए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के जो एग्जांपल हैं वो देखते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3, बोरोन +4 एंड सो ऑन। तो जब हम इस पे जेड इफेक्टिव निकालेंगे, जेड इफेक्टिव निकालने जाएंगे तो जेड इफेक्टिव की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, जितना कि इनका एटॉमिक नंबर है, जितना कि इनका एटॉमिक नंबर है। क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं, ये सब क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गया। कितने इलेक्ट्रॉन बचा, एक। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। +2 का मतलब कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक। तो ये सारे क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। तो यहां पे जेड इफेक्टिव क्या निकलता है बेटा, जेड के बराबर। यानी यहां कितना आएगा, 1 2 3 4 5। तो यहां ध्यान से देखना और समझना, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में जो जेड इफेक्टिव है क्या वो बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ कोई चार्ज नहीं था, यहाँ +1 +2 +3 +4। यानी जहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं बेटा, उसे क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आप पुरानी क्लासेस में पढ़कर आए हैं, उस स्पीसीज को क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यानी यहाँ पे एक चीज निकल कर आती है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम हैं तो वहां पे जेड इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से बढ़ता चला जाएगा, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं प्रैक्टिकली। तो यानी अब इस बात को हम बार बार निकाल कर नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे आगे कि जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज। यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है बेटा, उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर आएगा बेटा, इसका ऑर्डर क्या बनेगा बच्चे, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +4, बोरोन +5। क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, एग्जैक्टली ये ऑर्डर आएगा। क्या आपके भी दिमाग में यही चल रहा था कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा,
ओके, चलिए केस 2। केस 2 देखते हैं बेटा। केस 2 क्या है? टू इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? जहां पे सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। जहां दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं बेटा, उसका जो सिग्मा होता है वो कितना देखा गया है? प्रैक्टिकली सिग्मा उसकी वैल्यू कितनी आती है? 0.30। आइए बात करते हैं, यहां पे जो जेड इफेक्टिव निकल कर आएगा वो कितना निकलेगा? जेड माइनस सिग्मा। और यहां पे सिग्मा की वैल्यू कितनी निकली फॉर टू इलेक्ट्रॉन स्पीसीज? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस 0.30। आइए कुछ एग्जांपल से इसकी बात करते हैं। हीलियम, लिथियम प्लस, बेरिलियम +2, बोरोन +3। अगर यहाँ पे मैं बात करूं एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर हमें सबके पता है। हीलियम के कितने होते हैं बेटा? 2। लिथियम के कितने हैं? 3। बेरिलियम 4 और बोरोन 5। हम बार बार एटॉमिक नंबर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ Z की जगह पे क्या रखना होगा? एटॉमिक नंबर की वैल्यू। देखिएगा यहाँ जो जेड इफेक्टिव निकल कर आएगा, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस 0.3। तो यहाँ जेड की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 माइनस 0.30। लिथियम प्लस के केस में कितनी होगी? 3 माइनस 0.30। बेरिलियम +2 के केस में कितनी होगी? 4 माइनस 0.30। और बोरोन के केस में कितनी होगी? 5 माइनस 0.30। तो जब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर कर आते हैं इन वैल्यूज को, तो देखिएगा क्या निकल कर आता है? 1.70, 1.70, कितना आएगा बेटा यहाँ पे? 2.70। यहाँ कितना आएगा? 3.70। यहाँ कितना निकलेगा बेटा? 4.70। तो क्या आपने देखा जेड इफेक्टिव क्या है? बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब टू इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में अगर मैं ऑर्डर की बात करूं बेटा, तो जो ऑर्डर है वो क्या होगा इन एलिमेंट्स का? क्या वो इस तरीके से ऑर्डर आएगा बेटा? सोचो, जल्दी से सोचो, क्या ऑर्डर आएगा? इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। आई थिंक दो केसेस हमारे क्लियर हुए, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एंड टू इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। आइए बात करते हैं हम आगे। हाँ, हमने दो केसेस देख लिए बेटा। पहला केस देखा था हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, दूसरा केस देखा था हमने टू इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब हम जो केस देखने जा रहे हैं वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, यानी यहाँ पे मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स। मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा वो देखिएगा। यहाँ पे NS और NP में अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की बात कौन सी कर रहा हूं बेटा? मैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, यानी मैं टारगेट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। अगर वो NS और NP में अवेलेबल है, यानी NS और NP शेल में अवेलेबल है मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो मुझे हर डिफरेंट डिफरेंट शेल में सिग्मा की कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं जो कि एक्सपेरिमेंट करके आई हैं, उनको कंसिडर करना है। और फॉर ND और NF में, यानी ND और NF शेल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा बेटा? दैट इज टारगेट इलेक्ट्रॉन और टेस्ट इलेक्ट्रॉन। हाँ बच्चों, अब हम जो केस नंबर थर्ड पढ़ने जा रहे हैं फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, यानी जहां पे मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, वो कौन से सबशेल में प्रेजेंट है, यानी NS में है, NP में है, ND में है या NF में है, उसके अकॉर्डिंगली हमें सिग्मा की अलग अलग वैल्यूज लेनी होगी। यानी अगर मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ अवेलेबल है? NS या NP में अवेलेबल है, तो मुझे सिग्मा की अलग अलग शेल्स पे अलग अलग वैल्यूज को कंसीडर करना होगा।
और अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन मेरा एनडी या एनएफ में अवेलेबल है तो मुझे सिग्मा की अलग तरीके से कैलकुलेशन करनी होगी। तो आइए पहले देखते हैं एनएस और एनपी के बारे में। अगर मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन एनएस या एनपी शेल में है तो मुझे क्या करना है, सिग्मा की क्या वैल्यू कंसीडर करनी है। ठीक है, सबसे पहले बात बता देता हूं, जब भी आप सिग्मा की कैलकुलेशन या जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन करने जा रहे होते हो तो जो भी आपका टारगेट इलेक्ट्रॉन या टेस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए हम सिग्मा की वैल्यू को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, भले ही वो कोई सा भी केस हो, भले वहां वो एनएस में हो, एनपी में हो, एनडी में हो या एनएफ में हो। तो यानी टारगेट इलेक्ट्रॉन में सिग्मा की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। और एनएच शेल में क्या वैल्यू कंसीडर करनी है, 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। और एल माइनस वन एच शेल यानी जस्ट उसके अंदर वाले शेल के लिए हमें कितनी वैल्यू कंसीडर करनी है, 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। और रेस्ट जितने भी बच जाएंगे n-2 और रेस्ट जितने भी इनर शेल है उन सब के लिए एक ही वैल्यू कंसीडर करनी है, दैट इज 1 पर इलेक्ट्रॉन। अभी एग्जांपल से देखेंगे इसको अप्लाई कैसे करना है। वैसे ही एनडी और एनएफ में जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वहां पे एनडी और एनएफ के शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वहां पे 0.35 पर इलेक्ट्रॉन कंसीडर करनी है। और बाकी सभी इनर शेल के लिए क्या कंसीडर करना है, 1 पर इलेक्ट्रॉन। आइए आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ कैलकुलेशन कुछ एग्जांपल से करेंगे हम बेटा। सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं बच्चे लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 3। इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s1। यहां पे ध्यान से देखना, आपका जो आउटर मोस्ट शेल है, ध्यान से देखना जो आपका आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा है, सेकंड शेल। कौन सा है, सेकंड शेल। वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ओनली 1। और अगर वो फर्न इलेक्ट्रॉन भी किसमें कंसीडर करोगे आप, एज ए टेस्ट इलेक्ट्रॉन और टारगेट इलेक्ट्रॉन, तो क्या आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं बचा। सर वो एक इलेक्ट्रॉन है ना, आपके दिमाग में आएगा, बेटा वो तो टारगेट इलेक्ट्रॉन में ले लिया है। तो इसका मतलब वहां पे सिग्मा की वैल्यू कैसे होगी, चेक करो। सिग्मा की वैल्यू टारगेट इलेक्ट्रॉन तो 1, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, 0। और कितनी वैल्यू लेते हैं बेटा उसकी, 0.35। और उससे जस्ट पहले वाले शेल के अंदर यानी n-1 शेल में कितनी वैल्यू कंसीडर करते हैं, 0.85। और वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है बेटा मेरे पास, 2। तो यानी यहां पे जो सिग्मा की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई, 1.70। अगर मेरे पास सिग्मा आ चुका है बेटा तो क्या मैं अब जेड इफेक्टिव निकाल सकता हूं, बहुत ही आसानी से मैं जेड इफेक्टिव निकाल सकता हूं बाय दी यूजिंग द फॉर्मूला जेड माइनस सिग्मा। जहां पे जेड की वैल्यू कितनी है बेटा, 3। और सिग्मा की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1.70। यानी यहां पे जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकली वो कितनी निकली, 1.30। बड़ा आसान था, सिंपल था कैलकुलेशन करना। आओ यही कैलकुलेशन सेम हम अप्लाई करके देखते हैं किसके लिए, बेरिलियम के लिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 1s2 2s2। यहां पे देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन मेरा क्या कंसीडर करूंगा मैं, एज ए टारगेट इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई, 0। पर क्या अभी इस वाले केस में क्या आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बचा है या नहीं बचा, हाँ सर एक बचा है, टारगेट इलेक्ट्रॉन को अगर हटा दें तो, क्योंकि वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो यानी कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक। यानी अगर मैं सिग्मा की कैलकुलेशन करने जाता हूं तो एनएच शेल में मुझे सिग्मा की क्या वैल्यू लेनी थी पर इलेक्ट्रॉन, 0.35। और उससे जस्ट इनर शेल के लिए कितनी लेनी थी, n-1 के लिए 0.85। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पे, 2। तो यानी सिग्मा की क्या वैल्यू आई बेटा, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, 0.35 प्लस 1.70। जब आप सिग्मा कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या निकल कर आया, आप ऐड करिए क्या निकल कर आ रहा है बेटा, 2.05।
ये आया आपका सिग्मा फॉर दी बेरिलियम। अब इसी के लिए बात करें हम जेड इफेक्टिव की, बेरिलियम के लिए अगर मैं जेड इफेक्टिव की बात करूं तो जेड इफेक्टिव कैसे निकालेगा बेटा, जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है 4 और सिग्मा की वैल्यू कितनी निकल कर आई बच्चे 2.05। यानी यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकलेगी वो माइनस करने के बाद क्या 1.95 आ जाएगी। आप कैलकुलेशन करिएगा, एग्जैक्टली यही आएगा बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्बन के लिए। कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर 6, क्या इसको अब आप निकाल सकते हैं आसानी से, फिर भी मैं आपके लिए निकालता हूं। 1s2 2s2 2p2। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं 4। 4 में से एक गया एज ए टारगेट इलेक्ट्रॉन, कितने बचे 3। और nth शेल के लिए सिग्मा की वैल्यू ns और np में कितनी होती है बेटा, एग्जैक्टली करेक्ट 0.35। और उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 3 से। और उससे जस्ट इनर शेल के लिए कितनी होती है बेटा 2, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 0.85 से। तो जब आप यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है 1.05 प्लस 1.70। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी निकल कर आई बेटा, इज इट 2.75। तो क्या अब आप जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। जेड माइनस सिग्मा, जेड की वैल्यू कितनी कंसीडर करनी है 6 और सिग्मा की वैल्यू 2.75। जरा माइनस करिए क्या निकल कर आता है, क्या यही निकल कर आ रहा है क्या, देखो जरा 0.25 गया, कितना बचा 3.25। क्या आसान था निकालना, क्या आप निकाल पाएंगे। आइए कुछ और मोर एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे हम रिजल्ट डेवलप करने वाले हैं, देखिएगा। पहले कुछ और मोर एग्जांपल करते हैं। आइए अब हम नाइट्रोजन पे निकालते हैं यही बात। नाइट्रोजन के लिए बात करेंगे तो क्या निकलेगा 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। तो आइए जब सिग्मा निकालेंगे तो कितने बचेंगे 4, क्योंकि एक तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन में गया, किससे मल्टीप्लाई करना है 0.35 से। और इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, जिसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 0.85 से। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 1.40 प्लस 1.70। तो जो सिग्मा की वैल्यू निकल कर आ रही है वो कितनी निकल कर आ रही है बेटा 3.10। बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। और जेड इफेक्टिव की बात करूंगा तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अब तो, जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू यहाँ कितनी है 7 और सिग्मा की वैल्यू कितनी निकल कर आई बेटा 3.10। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी रह जाएगी बेटा 3.90। आइए सोडियम की बात करते हैं। अभी तक मैंने जितने भी एलिमेंट्स लिए बेटा वो सारे एलिमेंट्स अलोंग द पीरियड के एलिमेंट्स थे, यानी मैंने लेफ्ट टू राइट गया हूं पीरियोडिक टेबल के अंदर। लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब मैं पहले लिथियम देखा, बेरिलियम देखा, बोरोन देखा, कार्बन देखा, नाइट्रोजन देखा, यानी मैं अलोंग द पीरियड कैसे जा रहा हूं लेफ्ट टू राइट। अब मैं इसी चीज को टॉप टू बॉटम दे लेता हूं, यानी अलोंग द पीरियड समझ लिया। अब इसको ग्रुप वाइज समझ लेते हैं। ग्रुप में बात करते हैं, सबसे पहला एस ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट आता है लिथियम, जिसको हम पहले निकाल कर आए हैं। अब किसकी बात हो रही है सोडियम की। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो कितना होता है 11। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा बच्चे वो क्या लिखेगा 1s2 2s2 2p6 3s1। क्या यहाँ पे टारगेट इलेक्ट्रॉन एक ही है, टारगेट इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है, पर क्या इस आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है उसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है। यानी एनएच शेल में कैलकुलेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्मा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे फॉर दी एनएच शेल के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग क्या मानेंगे हम 0 मानेंगे। आइए सिग्मा निकालते हैं। सिग्मा 0 इंटू 0.35 प्लस
n-1 शेल, n-1 शेल मेरा कहाँ खत्म हुआ, सेकंड वाला। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.85 से। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा, 2। इसको किससे करना है, 1 पर इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आती है बेटा 8.80। कितने निकल कर आएगी बेटा, 8.80। आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको सिग्मा की वैल्यू 8.80 मिलेगी। जेड इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला, जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू 11, सिग्मा की वैल्यू 8.80। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी निकल कर आई फॉर दी सोडियम, 2.20। कितने निकल कर आई, 2.20। आइए नेक्स्ट केस जो हमारा बचता है एलिमेंट का, वो है पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ठीक है बेटा, यानी आउटर मोस्ट शेल अब की बार शेल नंबर 4 कंसीडर हुआ। वहां पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1। और जो इलेक्ट्रॉन वो भी कहां चला गया, टारगेट इलेक्ट्रॉन के अंदर। यानी एनएस शेल के अंदर सिग्मा की कैलकुलेशन के लिए इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं। तो यानी इसका मतलब जब मैं सिग्मा निकालूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 0 इंटू 0.35 प्लस n-1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। 8 इंटू 0.85 प्लस अब जितने भी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे उसके लिए क्या कैलकुलेशन बताई थी, 1 पर इलेक्ट्रॉन। यानी टोटल कितने हो गए बेटा, 10 इंटू 1। जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें निकलकर वैल्यू आती है बच्चे 6.80। कितनी वैल्यू निकल कर आती है, 16.80। और जब आप यहां पे जेड इफेक्टिव निकालेंगे, जब आप यहां पे जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो जेड माइनस सिग्मा, यहाँ पे z की वैल्यू 19 और सिग्मा की वैल्यू 16.80, यानी कितनी वैल्यू आ गई, 2.20। ये कुछ कैलकुलेशन थी जो हमने सॉल्व करी। कुछ अलोंग द ग्रुप देखा हमने और कुछ अलोंग द पीरियड देखा। यानी हमने लेफ्ट टू राइट जाकर देखा और टॉप टू बॉटम जाकर देखा पीरियोडिक टेबल में। जब हम लेफ्ट टू राइट गए तो हमें कुछ वैल्यूज मिली अलग अलग एलिमेंट्स की, सिग्मा और जेड इफेक्टिव। जब हम टॉप टू बॉटम गए तब हमें फिर कुछ और वैल्यूज मिली सिग्मा और जेड इफेक्टिव की। आइए इसको कंक्लूड करके देखते हैं एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिएगा, जब हमने अलोंग दी पीरियड निकाला, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो सब में सिग्मा की वैल्यूज अलग अलग आई। यही हमने निकाली थी बेटा, ठीक है। और जेड इफेक्टिव की वैल्यूज भी निकाली थी हमने। वैसे ही हमने ग्रुप में लिथियम की निकाली थी, सोडियम की निकाली और पोटेशियम की निकाली। तो आइए इसमें कुछ डेटा देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आ रहा है, उसको समझते हैं। जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं, मैं सिग्मा की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। पहले से दूसरे एलिमेंट के बीच में अगर आप डिफरेंस निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके, 2.05 को माइनस करेंगे 1.70 से, तो आपको वैल्यू मिल रही है बेटा 0.35। आपने बेरिलियम और बोरोन के अंदर भी जब देखा तो आपको क्या वैल्यू मिली, 0.35। आप कार्बन और नाइट्रोजन में भी निकाल के देखिए, आपको जो डिफरेंस ऑफ वैल्यू मिल रही है फॉर दिस सिग्मा, वो कितनी मिल रही है, 0.35। वैसे ही देखते हैं जेड इफेक्टिव में, जब हमने देखा दो पास पास के एलिमेंट्स के अंदर वैल्यूज में डिफरेंस देखा, तो हमें वैल्यू में डिफरेंस कितना मिला, 0.65। 0.65 कितना मिल रहा है बेटा, 0.65। तो यहां पे हम एक रिजल्ट बनाते हैं किस, अलोंग द पीरियड। यानी अलोंग द पीरियड का मतलब क्या होता है, एज ये मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ता जा रहा है, कितने से बढ़ता जा रहा है, 0.65 से। एनसीईआरटी में बेटा डेटा दिया हुआ है, बहुत जरूरी है, बहुत काम का है ये। तो ध्यान रखना कि अलोंग द पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ता है, 0.65 से। वैसे ही बात करें ग्रुप के बारे में बात करते हैं, देखिएगा लिथियम से सोडियम में अगर हम आए
तो हमने क्या पाया, हमने डिफरेंस पाया कि 0.90 से जेड इफेक्टिव बढ़ गया, 0.90 से जेड इफेक्टिव बढ़ा, पर जैसे ही सोडियम से लेके सीजियम तक मैं गया तो मैंने क्या पाया, जेड इफेक्टिव की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। जेड इफेक्टिव की वैल्यू बेटा क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो जनरली क्या कहा जाता है, कि जनरली ऐसा कहा जाता है कि इन ए ग्रुप फॉर एस एंड इन ए ग्रुप फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना मैं बोल रहा हूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट। तो सर पी ब्लॉक के लिए क्या होता है अलोंग दी ग्रुप, बेटा पी ब्लॉक के लिए ये इंक्रीज करता है, पी ब्लॉक के लिए क्या करता है बेटा, ये इंक्रीज करता है। तो ये रिजल्ट ध्यान रखेंगे कि इन अ पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या होता है, 0.65 से बढ़ता है, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो जेड इफेक्टिव जनरली क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। बट हाँ ध्यान से सुनना, अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन उठा के पूछा कि बेटा बताओ कि सेकंड से थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में फॉर एस एंड पी ब्लॉक, सॉरी फॉर एस ब्लॉक ओनली, क्या चेंजेस पाते हैं आप, तो आपको इसका आंसर देना है कि फॉर सेकंड टू थर्ड पीरियड एलिमेंट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.90। पॉज देना। हाँ बच्चों, हमने दो रिजल्ट देखे अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप। अब हम बात करते हैं कुछ और रिजल्ट की। हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तो बात करी, पर क्या हमने सिग्मा के बारे में बताया, हाँ हमने देखा था। हमने क्या देखा था, पहली स्लाइड पे देखिएगा, इससे जस्ट पहली वाली स्लाइड पे, कि सिग्मा भी बढ़ रहा है, कितने से, 0.35 से। पर सर ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में भी बेटा बढ़ता है, यानी सिग्मा ऑलवेज इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। ध्यान रखना है इस बात को, क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत शानदार चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एसपीडीएफ की जो शील्डिंग होती है फॉर डिफरेंट सबशेल्स के लिए, ध्यान देना, क्या यहाँ पे क्या बात कंसीडर करने जा रहे हैं, शेल कैसा होना चाहिए, ये जो बात कही है ये ध्यान रखना, फॉर सेम शेल के लिए बात कह रहा है। क्या बात कह रहा है, ध्यान से सुनना, ये शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट की क्या बताना चाह रहा है आपको, कि डिफरेंट सबशेल्स में पेनिट्रेशन पावर या शील्डिंग कांस्टेंट की जो पावर होगी वो किसमें ज्यादा और किसमें कम होगी। यानी सबसे पहले न्यूक्लियस के पास कौन होता है, एस, एस के बाद कौन होता है, पी, पी के बाद कौन होता है, डी, डी के बाद कौन होता है, एफ। तो बताइए सबसे ज्यादा मुश्किल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, यानी कहां से पॉसिबल है बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, वो है न्यूक्लियस के जस्ट पास में, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब जो होगा सबशेल, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है बेटा। ठीक है, उसके कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस भी हम देखेंगे और समझेंगे, पर अभी जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। हर शेल के अंदर एसपीडीएफ सबशेल्स होते हैं, जनरली बात कर रहा हूं। ठीक है, आप कहेंगे सर फर्स्ट शेल में नहीं होता है, बिल्कुल ठीक बात है, फर्स्ट शेल में सिर्फ एस सबशेल ही होता है, पर हम जनरली बात कर रहे हैं कि सभी शेल के अंदर सबशेल्स अवेलेबल होते हैं एसपीडीएफ के। और एसपीडीएफ के जब सबशेल्स प्रेजेंट होते हैं तो उनमें से न्यूक्लियस के पास जो होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना या उसके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट कैसा होगा वो समझने के लिए ये बात को समझना पड़ेगा। तो बेटा जो हम शील्डिंग देखते हैं उसका जो ऑर्डर होता है डिफरेंट सबशेल के लिए, पर उसका शेल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो होता है एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। इसका ऑर्डर देखिएगा यहाँ पे, इसमें अगर बात करूं मैं तो जो एस है इसकी सबसे ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है शील्डिंग, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना
बहुत मुश्किल। पी की कैसी होती है बेटा? स्ट्रांग होती है। डी की कैसी होगी? उससे कम होगी, उसे क्या कहा गया? पुअर। और एफ की कैसी है? सबसे बेकार, वेरी पुअर, यानी इसे हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं? एज ए नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। सर ऐसा क्यों? क्या रीजंस होते हैं इनके ऐसा कंसिडर करने के पीछे? आइए रीजन समझते हैं। एस की शेप कैसी होती है बेटा? स्फेरिकल। पी की कैसी होती है? डम्बल। और डी की कैसी होती है? डबल डम्बल। और एफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बेटा, वो एस में कंसाइज होती है, पी में डिस्ट्रीब्यूटेड होना स्टार्ट होती है, डी में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और एफ में तो और भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है बेटा? तो सबसे पहला रीजन क्या होता है ऐसा होने के पीछे? दैट इज शेप ऑफ सबशेल। और दूसरा, जो जितना पास होगा उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन या इफेक्ट ज्यादा होगा, और जो जितना दूर होगा उसके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होगा। क्लियर? तो यानी दो रीजन आपको दिखते हैं। पहला ड्यू टू शेप ऑफ सबशेल, और दूसरा ड्यू टू क्लोजनेस फ्रॉम द न्यूक्लियस। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स हैं, उन पे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेड इफेक्टिव फॉर डिफरेंट आयंस। जेड इफेक्टिव फॉर डिफरेंट आयंस। आपको ध्यान होगा जब हमने केस स्टडी देखी थी, केस स्टडी में सबसे पहला जो केस था, केस वन, जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन था, तब आपने क्या देखा था? ध्यान से याद आता है आपको? अभी कुछ देर पहले ही हमारे लेक्चर में बात हुई है। वहां पे ये बात देखी थी हमने कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में, वैसे वैसे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था। तो वही बात को हमने कुछ रिलेशन के साथ यहां पे बताया है कि जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पॉजिटिव चार्ज। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगा? नेगेटिव चार्ज। जब कोई चीज डायरेक्ट किसी के होती है तो उसके उल्टा, यानी पॉजिटिव पे डायरेक्ट है तो नेगेटिव पे इनडायरेक्ट। यानी पॉजिटिव चार्ज पे बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा? इंक्रीज करेगा। और नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? डिक्रीज करेगा। पर ये बातें लागू कहां होगी? डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। कैसा एलिमेंट होना चाहिए? सेम एलिमेंट। एग्जाम्पल देखिएगा सेम एलिमेंट का। फिर रोका। हाँ बच्चों, यानी मैं बात किसकी कर रहा हूं? डिफरेंट आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। यानी कोई एलिमेंट ए है, उसके डिफरेंट आयंस क्या हो सकते हैं? ए प्लस, ए माइनस। ठीक है बेटा? इस पे अप्लाई होगा। अगर मैं इसको वापस से रीअरेंज करूं, ए को सेंटर में, ए प्लस को इधर और ए माइनस को सबसे बाद में, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है? पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं जेड इफेक्टिव का ऑर्डर लिखना चाहता हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो मुझे क्या देखना है? जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। यानी यहाँ जो ऑर्डर आएगा वो कैसा आएगा? ऐसे आएगा। इस पे अगर हम और एग्जांपल की बात करें, देखिएगा इसके और एग्जांपल। नाइट्रोजन माइनस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन O-2। तो बताओ बेटा इन दोनों में जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होगा? नाइट्रोजन वाले केस में तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। और पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन वाले केस में, तो क्या नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है? और नेगेटिव चार्ज बढ़ने से जेड इफेक्टिव कम होता है। क्या होता है? जेड इफेक्टिव कम होता है। क्लियर दोनों केस? नाइस। और बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। यानी ये फॉर्मूला एक जगह और कहाँ लगेगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जहां पे सभी एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का काउंट क्या होता है? इक्वल होता है। लेट्स सपोज मैं बात करता हूं आपसे 1 इलेक्ट्रॉन सीरीज की,
अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन सीरीज के एलिमेंट्स की बात करूं तो वो एलिमेंट्स कौन से होते हैं? आप मिलकर आए हो, हाइड्रोजन, लिथियम +2, बेरिलियम +3 एंड सो ऑन। जब आप यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे जेड इफेक्टिव का, तो आप क्या देख रहे हैं? क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के एलिमेंट्स हैं? यस। क्या यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है? यस। क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है? यस। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव का जो ऑर्डर आएगा बेटा, वो कैसा आएगा? इस तरीके से। इसी एग्जांपल को हम बात कर लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन सीरीज से। किससे बात कर रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन सीरीज के एलिमेंट्स, n-3, सॉरी बच्चों, 8 नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन सीरीज की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन सीरीज की। 10 इलेक्ट्रॉन सीरीज में क्या आएगा? n-3, एटॉमिक नंबर 7, और 3 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए, -3, O-2, F-, Na+। तो देखिएगा, क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है? या यूं कह दें उधर से कि इधर राइट टू लेफ्ट अगर बात करें, राइट टू लेफ्ट अगर बात करें, तो क्या नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है? और अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो जेड इफेक्टिव कम होगा। तो यानी यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो कैसा आएगा? ऐसा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।